घर आया तो सजी संवरी सी शहवार मुंतजर थी। मुस्तफ़ा को लगा कि जैसे एकदम सारी असाबी थकन कहीं जा सोई है। शहवार किचन में मौजूद थी। मुस्तफ़ा सीधा वहीं आ गया था। मसरूफ हो? खाना तैयार था। वो मुलाजमा की मदद से टेबल पर लगवा रही थी। मुस्तफ़ा को देखकर संजीदगी इख्तियार कर ली थी। जैसे आप पिछले कई दिनों से सख्त बिजी हैं। तीखा सा जवाब देकर उसने डोंगे में सालन निकाल कर मुलाजमा को थमाया था। मुलाजमा मुस्कुराती हुई दोनों को मैनी खेजी से देखती वहां से चली गई थी। मुस्तफ़ा ने घूर कर देखा। देखो, ऐसी बातें करोगी तो लड़ाई होगी फिर। आप सुलह ही कब रहने देते हैं? वो अब भी संजीदा थी। मतलब हमारी अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब मेरी वजह से हुई हैं। सच तो यही है। शहवार का अंदाज हनूज वही था। सच की कुछ लगती मैं थोड़ा सा मुंह बनाऊं वो फौरन दिखाई देता है, और जो ढेरों के हिसाब से मोहब्बत निशावर करता हूँ वो कहीं दिखाई नहीं देती। हाथ पकड़कर करीब करते मुस्तफ़ा ने कहा तो शहवार कंफ्यूज होने लगी। जब कोई बिला वजह नाराज होगा तो जवाबन दूसरा बंदा यही सोचेगा ना। वो बिला वजह नहीं था। मुस्तफ़ा ने संजीदगी से कहा। तो फिर उस दिन क्यों और किस बात पर नाराज होकर गए थे? मुस्तफ़ा को संजीदगी से देखते पूछा था। नाराज नहीं था, बस गुस्सा था। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया था? आपने दोपहर में भी कहा था कि मेरी गलती थी। ऐसी क्या गलती थी जो मेरे खुद भी इल्म में नहीं? वो बहुत संजीदा थी। क्या सारी बाज पुरस यही कर लोगी? खाना वगैरह कुछ नहीं दोगी? यार, सख्त भूख महसूस हो रही है। पहला काम पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। शरारत से खुद के करीब करते चेहरे पर झुक कर कहा तो शहवार के चेहरे के तेवर और रंग दोनों एकदम बदले थे। खाना तैयार था। टेबल पर चलें, मैं सबको इत्तला दे दूं। वो कहकर मुस्तफ़ा को पीछे करती बाहर निकल गई थी। खाना सभी ने मिलकर खाया था। खाने के बाद चाय का दौर चला था। आज मुस्तफ़ा काफ़ी दिनों बाद सब में यूं मिलकर बैठा था तो बाप भाई और बाबा साहिब से एक लंबी डिस्कशन हुई थी उसकी। शहवार कमरे में इंतजार करते करते थक गई थी तो लेट गई थी। तब कहीं जाकर मुस्तफ़ा कमरे में आया था। वो करवट बदले लेटी रही तो मुस्तफ़ा बिस्तर पर आकर उसके करीब ही टिक गया था। शहवार ने आंखें बंद कर ली थी। इतनी खूबसूरत लग रही हो इन कपड़ों में। ऐसे में यूं नाराज सी अच्छी नहीं लग रही। मुस्तफ़ा ने उसकी आंखों से बाजू हटाकर देखना चाहा तो उसने बाजू खींच लिया था। हाँ, जैसे नाराज होने के सारे इख्तियारात तो बस आपको ही तो हासिल हैं। वो सख्त संजीदा थी। मुस्तफ़ा हंस रहा था। झुककर उसकी पेशानी छूना चाही तो वो पीछे खिसक गई। देखो, अब तुम खुद ज्यादती कर रही हो। इतने दिनों बाद हम दोनों मिल रहे हैं, ऐसे तो मत करो। मैं जो पिछली कई रातों से सख्त अजियत में हूँ वो कहीं नजर नहीं आ रही। अब अपना दिल है तो मोहब्बत जताने को पास आ गए हैं। वो सख्त खफा थी। मुस्तफ़ा ने एक गहरा सांस लिया था। ओके बाबा, सीज फायर। मुस्तफ़ा ने हाथ उठाकर सुलहजू अंदाज में कहा तो शहवार ने संजीदगी से देखा था। मुस्तफ़ा मुस्कुराया तो उसने एक गहरा सांस लिया। वो उठकर बैठ गई थी। मुस्तफ़ा भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गया था। बाजू शहवार की कमर के पीछे हमायल करते उसे खुद से करीब कर लिया था। मैं बहुत टेंस रही हूँ। आप क्यों खफा हुए थे उस दिन? उसकी सोई अभी तक वहीं अटकी हुई थी। उस दिन मैंने तुमसे जब पूछा कि तुम कहाँ थी तो तुमने बहुत उल्टा जवाब दिया था। मैं पहले ही किसी वजह से गुस्से में था। ये जवाब सुनकर और गुस्सा आया था। मैं उस दिन दुरिया के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। दुरिया को जाना था। माँ जी को अकेले भेजना अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे साथ भेजा था। तो यही बात तुम उस दिन भी बता सकती थी ना। तो आपने मौका ही कब दिया था? उसने जताया तो मुस्तफ़ा ने पुरसोच नज़रों से शहवार को देखा। एक और सवाल पूछूंगा। शहवार ने सवालिया नज़रों से मुस्तफ़ा को देखा। मुस्तफ़ा ने अपना मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप निकालकर उसमें मौजूद वो पिक निकालकर शहवार के सामने की थी। ये कब की तस्वीर है? शहवार ने हैरान होकर तस्वीर को देखा था। ये वो तस्वीर से ज्यादा उसके साथ लिखी सतर पढ़कर परेशान हो गई थी
कितने गंदे अल्फाज में उस पर कमेंट्स किए गए थे। मुझे नहीं पता, वो वाकई परेशान हो चुकी थी। मैं खुद पहली बार तस्वीर देख रही हूँ। और ये लड़का कौन है? मुस्तफ़ा ने फिर सवाल किया तो शहवार ने परेशानी से मुस्तफ़ा की शक्ल देखी थी। वो बिल्कुल संजीदा था। ये हाशिम है, हमारा कॉलेज फेलो, वही जिसका एक बार कॉलेज की कैंटीन में अयाज के साथ मेरे साथ बदतमीजी करने पर झगड़ा हुआ था। मुस्तफ़ा ने बगौर उसकी बात सुनी और फिर एक गहरा सांस लिया। लेकिन ये है क्या? मुझे समझ नहीं आ रही। ये पिक उस दिन जब मैं गुस्से में गया था तब भी अयाज ने सेंड की थी। अयाज ने? शहवार एकदम खौफजदा हुई थी। यस, अयाज ने। मुस्तफ़ा ने शहवार के उलझे हुए परेशान चेहरे को देखा। कुछ अंदाजा है ये कब की तस्वीर है? शहवार ने पिक को बगौर देखा और फिर नफी में सर हिला दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हो सकता है एडिटिंग हो। उसने अपना ख्याल जाहिर किया तो मुस्तफ़ा ने नफी में सर हिलाया। मैं चेक करवा चुका हूँ, ये रियल पिक है। मुझे इल्म नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो उलझ गई थी। याद करने की कोशिश करो, तुम कब इस लड़के के साथ और कहाँ खड़ी थी? मुस्तफ़ा ने कहा तो शहवार ने चौंक कर मुस्तफ़ा को देखा था। आप इस हाशिम के साथ खड़े देखकर मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? माय गॉड, दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं क्यों शक करूंगा? अगर शक नहीं कर रहे तो फिर मुझसे क्यों ये सब पूछ रहे हैं? उस दिन आप इस पिक की वजह से मुझसे नाराज होकर गए थे, है ना? शहवार का मूड एकदम बदला था। गया तो बस इस वजह से था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं तुम पर शक कर रहा हूँ। तो फिर इस सारी बाज पुर्स का क्या मतलब है? या तो आपको मुझ पर शक है या फिर गुस्सा। और गुस्सा क्यों आया था? गुस्सा यार तुम्हारे जवाब पर आया था, और इससे भरकर ये बकवास इस पिक देखकर। मेरा इस पिक से ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं। ये पिक अयाज ने सेंड की है। इसी से जाकर पूछें कि उसने क्यों सेंड की है और कहाँ से हासिल की है। वो एकदम सख्त गुस्से का शिकार हो गई थी। उसके अंदर शदीद बदगुमानी पैदा हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि जैसे मुस्तफ़ा इस तस्वीर को लेकर इसके किरदार पर शक कर रहा है। वो तो मैं इससे भी पूछ लूँगा। इस घटिया हरकत पर उसे छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन पहले तुम बताओ ये पिक कहाँ की है? मुस्तफ़ा ने कहा तो शहवार ने संजीदगी से मुस्तफ़ा को देखा था और फिर एकदम बिस्तर से उतर गई थी। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? उसे जूता पहनकर दुपट्टा दुरुस्त करते बाहर की तरफ कदम बढ़ाते देखकर मुस्तफ़ा भी एकदम पीछे लपका था। आप मुझ पर शक कर रहे हैं और मैं बड़े हौसले से बैठकर सब कुछ सुन लूं? नामुमकिन। तुम बात को गलत रुख मत लेकर जाओ शहवार। मेरा तो रोजाना कॉलेज में हॉस्टल में कहीं ना कहीं हाशिम से सामना हो जाता है। मुझे अब क्या इल्म ये कब की तस्वीर है, लेकिन जिस तरह आप सारी तफ्तीश कर रहे हैं इससे तो बस एक ही मतलब निकलता है कि आपको मुझसे ज़्यादा इस तस्वीर भेजने वाले की इस घटिया बात से इत्तेफाक है जो उसने ऊपर लिख रखी है। शहवार प्लीज डोंट बी सिली। ऐसी कोई बात नहीं। बात को गलत रुख पर जाते और बिगड़ते देखकर मुस्तफ़ा ने सख्ती से शहवार का बाजू पकड़कर टोकना चाहा था, लेकिन शहवार ने झटके से अपना बाजू खींच लिया था। मैं समझती थी आप मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा। आप अब मुझे जानते हैं और कभी कभी किसी भी सिलसिले में मुझे आपको वजाहत देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन मुझे ये जानकर ही हैरत हो रही है कि आप इस दिन इस बात को लेकर मुझसे खफा हो गए थे और मैं कितनी कॉल्स करती रही, मैसेजेस करती रही और आपने पलट कर देखा तक नहीं। और अब जब कि यहाँ हैं तो क्लियर करवा कर आए हैं कि ये पिक अयाज ने सेंड की थी। वो तो फट पड़ी थी। शहवार, मैं तुमसे किसी भी किस्म की वजाहत नहीं मांग रहा। तब का गुस्सा एक वक्ती गुस्सा था और मैं अब भी तुम्हारे किरदार पर इस तरह यकीन रखता हूँ। तुमसे इस तस्वीर की लोकेशन और सिचुएशन के बारे में बस इसलिए पूछ रहा था कि मुझे सब अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि असल कहानी क्या है। असल कहानी तो ये है कि वो शख्स बस किसी न किसी तरह मुझे बदनाम करना चाहता है, और इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि उसने जिस मकसद के लिए ये पिक सेंड की थी उसका मकसद आपने पूरा कर दिया था। वो तलखी से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मुस्तफ़ा फिर सामने आ गया था। जहन्नुम में। वो साइड से होकर दरवाजे की तरफ लपकी थी। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ थाम लिया था।
احمقों की सी बातें मत करो, तुम बात को गलत रुख पर ले जा रही हो। मुस्तफ़ा को गुस्सा आना शुरू हो गया था। गुस्से से टोका तो शहवार ने तल्खी से हाथ खींच लिया था। बात मैं नहीं, आप मुझ पर शक करके बिगाड़ चुके हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम बाहर गई तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरवाजे पर हाथ रख कर गुस्से से उंगली उठाकर वार्न किया था। इस वक्त आपसे ज्यादा बुरा मुझे और कोई लग भी नहीं रहा। मुझे जाने दें, अगर मैं यहाँ कुछ देर और रुकी तो बात बहुत बिगड़ेगी। मुस्तफ़ा का बाजू दरवाजे से हटाकर उसने दरवाजा खोल लिया था। ओके ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना तुम अपनी मर्जी से यहाँ से जा रही हो और दोबारा इस कमरे में सोच समझ कर ही आना। ना मैं बात को बिगाड़ रहा था और ना ही वजाहतें मांग रहा था। बीवी हो तुम मेरी। एक करप्ट इंसान तुम्हारी तस्वीर किसी दूसरे इंसान के साथ बना के मुझे सेंड करता है और गंदा सा स्टेटस भी साथ देता है, तो क्या ऐसे आलम में मुझे हकीकत क्या है उसकी तलाश का कोई हक हासिल नहीं। मुस्तफ़ा का बरहमी से बुरा हाल था। शहवार जवाबन कुछ नहीं बोली थी, बस कमरे से निकल गई थी। अहमक, नॉनसेंस। मुस्तफ़ा ने बहुत गुस्से से दीवार पर हाथ मारा था। निकाह की सारी तकरीब बहुत खैरो आफियत से सर इंजाम पाई थी। अबू बकर के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी, जबकि हादिया का खुशी से और ही आलम था। बाकी सारी तकरीब में राबिया अब्बास से छुपती फिर रही थी। अब्बास भी संजीदा संजीदा सा था। हादिया की रुखसती बाद में थी, अभी सिर्फ निकाह हुआ था। वापसी पर सभी गाड़ियों की तरफ बढ़े तो अब्बास फिर से उसके रास्ते में आ रुका था। आप मेरे साथ चलेंगे? आप तो अपने घर जाएंगे, हम लोग किसी ना किसी गाड़ी में एडजस्ट हो जाएंगे। शुक्रिया। अंदाज कुतराया सा था। मुझे आपसे और भी बहुत सी बातें करनी है, अब्बास ने कहा। इतना कुछ कह चुके हैं, और क्या रहता है कहने को। नजरों को झुकाए उसने कहा तो अब्बास मुस्कुराया। अभी अपने दिल की बातें तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं की। राबिया एकदम घबराई थी। प्लीज सर, परेशान मत करें, आपको इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। अगर ये सब जस्ट फॉर्मल है तो मैं एक्सक्यूज करती हूँ। आपको अच्छी तरह अंदाजा हो चुका होगा कि मैं आपके टाइप की लड़की नहीं हूँ। वो तल्खी से कहकर एक्सक्यूज करती वहां से चलती अबू बकर की गाड़ी में जा बैठी थी, जहाँ भाभी और सुरैया बेगम पहले ही बैठी हुई थी। अब्बास ने बहुत संजीदगी से उसे जाते देखा। तुम समझ रही हो कि मैं जस्ट फॉर्मन या टाइप पासिंग के लिए तुम्हारी तरफ से भरा हूँ, तो ऐसे ही सही। अब मैं थ्रू प्रॉपर चैनल से ही तुम्हारी तरफ आऊँगा। गाड़ी में बैठी राबिया को देखकर मुस्कुराकर अब्बास ने दिल में मौसम इरादा बांधा था। वो रात हॉस्पिटल में ही रुकी थी। रोशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। एहसन भी काफी थका हारा था, वो भी घर पर रुक गया था। वकार भी घर पर ही थे। वो कुछ वक्त सबूही के पास रुकी थी, फिर नर्स आ गई तो वो वलीद के कमरे में आ गई थी। वलीद सो रहा था। नर्स उसकी आमद पर बाहर चली गई थी। वो वलीद के बिस्तर के पास चेयर पर टिक गई थी। वलीद की कंडीशन अब काफी बेहतर थी। उसका इरादा कुछ देर यहाँ बैठने का था और फिर वलीद के जागने से पहले उठकर चले जाने का था। वो वलीद की फाइल उठाकर देखने लग गई थी। सारे दिन की थकी हारी उसे पता ही नहीं चला था कि कब आंख लगी थी। वलीद के सर में शदीद दर्द की ठेसें उठी। उसकी आंख खुल गई थी, लेकिन सामने कुर्सी पर बैठे वजूद को देखकर वो अपनी जगह साकत हो गया था। दिल के इतराफ में दर्द की अजीब सी ठेसें उठी थी। वलीद ने लब भींच लिए थे। अना का सर ढलक कर कुर्सी की बैग से जा लगा था और सीने पर फाइल औंधी पड़ी हुई थी। वो काफी अनईजी सोई हुई थी। वलीद ने उसे नजरअंदाज करना चाहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। उसके सर में दर्द हो रहा था। नर्स भी कमरे में मौजूद ना थी। वो होती तो शायद उससे ही कोई टेबलेट मांग लेता। डॉक्टर्स ने बताया था कि एक्सीडेंट में उसके सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग का हिस्सा भी मुतासर हुआ था। लेकिन उसके होश में आने के बाद, उसके तमाम टेस्ट होने के बाद उसके दिमाग की रिपोर्ट क्लियर आई थी, मगर कभी कभी शदीद दर्द की लहरें उठने लगती थी। अना, अना, वलीद ने पुकारा तो अना एकदम हड़बड़ा कर उठी थी। वो शायद कच्ची नींद में थी। वलीद को जागते पाकर फौरन उसकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ?
कुछ चाहिए, वो पूछ रही थी। वलीद का जी चाहा कि इनकार कर दे, लेकिन फिर ना जाने कैसे खुद ब खुद उसके मुंह से ये सब निकल गया था। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। वलीद की बात सुनकर अना के चेहरे पर एकदम तशवीश की झलक नजर आने लगी। ज्यादा सीरियस तो नहीं? करीब आकर पेशानी पर हाथ रखते उसने पूछा था। वलीद एकदम साकत हो गया था। अना के गर्म हाथ का लम्स उसकी पेशानी पर अजीब सा तासुर छोड़ रहा था। हाँ, काफी ज्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अना परेशान हो गई थी। तुम इन मेडिसिन में से देखो, शायद कोई गोली हो इसमें। वलीद के कहने पर वो जल्दी से टेबल पर मौजूद अद्वियात चेक करने लगी थी। उसने एक पत्ते में से एक गोली निकाल ली थी। गिलास में कुछ पानी उंडेल कर वो फिर वलीद के पास आ गई थी। सर की चोट की वजह से वलीद को भी अभी खुद से उठने की परमिशन ना थी। अना ने झुककर एक हाथ उसके सर के नीचे रखकर एहतियात से उसके कंधों को उठाकर उसे गोली थमाकर गिलास दिया था। वलीद ने गोली निगली तो गिलास लेकर उसने उसका सर फिर तकिए पर रख दिया था। शुक्रिया। वलीद का अंदाज एकदम नॉर्मल सा हो गया था। कोई बात नहीं। अना हल्का सा मुस्कुराई थी। फिर दोनों तरफ से खामोशी छा गई थी। पुप्पो कैसी हैं? वलीद ने पूछा तो अना ने सर हिला दिया। अब बेहतर हैं। आपका पूछ रही थी, शायद कल आपके पास आए। वो खुद से चल फिर सकती हैं अब, उसने धीमे से बता दिया था। और कौन कौन रुका हुआ है इस वक्त यहाँ? उसने पूछा तो अंदाज संजीदा था। सिर्फ मैं ही हूँ। क्यों? बाकी लोग कहाँ हैं? रोशी की तबीयत कुछ ठीक ना थी, वो घर पर है। मामू खुद बीमार इंसान है, वो कैसे रुक जाते यहाँ? पापा सारा दिन यही ही थे और एहसन भाई उसकी वजह से घर चले गए थे। वलीद ने सर हिला दिया था। पुप्पो के पास इस वक्त तो कोई नहीं होगा, मैं उनके पास ही तो थी, कुछ देर पहले नर्स को छोड़कर आई थी। वलीद आंखें बंद करके लेट गया था। अना कुछ देर मजीद वहां रुकी थी और फिर वलीद के सोते ही वो दोबारा वहां से निकल आई थी। वो गुस्से की हालत में बाहर आ तो गई थी, लेकिन जैसे जैसे अकल ने काम शुरू किया तो अंदाजा हुआ कि मुस्तफ़ा इतना गलत भी ना था। मुस्तफ़ा की जगह कोई भी शख्स होता वो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। वो समझ चुकी थी कि ये घटिया हरकत अयाज ने महज इन दोनों को अजियत देने के लिए की होगी। वो गुस्से में बाहर आ तो गई थी, लेकिन अब पछता रही थी। मुस्तफ़ा के पिछले दिनों की मुसलसल खामोशी से वो अंदर ही अंदर अज हद गमज़दा हो चुकी थी, लेकिन जहन के किसी गोशे में किसी ऐसी सूरत हाल का इम्कान ना था। वो लाउंज के सोफे पर बैठ गई। इस वक्त सब ही अपने कमरे में सोने जा चुके थे। वो कुछ देर तक इंतजार करती रही कि शायद मुस्तफ़ा उसे लेने आए, लेकिन कुछ वक्त मजीद गुजरा और मुस्तफ़ा ना आया तो वो ना उम्मीद होने लगी थी। मुस्तफ़ा को कम अज कम उसके पीछे आना तो चाहिए था। उसके दिल में एक मलाल सा उभरने लगा। वो तस्वीर के बारे में सोचने लगी थी तो जहन एकदम फटने लगा था। हाशिम उनका कॉलेज फेलो था। जब से उसकी और अयाज की कैंटीन में मुठभेड़ हुई थी, शहबार और हाशिम के दरमियान सलाम दुआ रहने लगी थी। वो एक सुलझा हुआ और मैच्योर लड़का था। कई बार कॉलेज में, हॉस्टल में दोनों का आमना सामना हुआ था और हर बार सामना होने पर हाशिम ने रुक कर सलाम दुआ की थी। अभी कुछ दिन पहले शॉपिंग के दौरान दुरिया के साथ उलझते हाशिम से सामना हुआ था। दोनों के दरमियान कुछ मिनट तक बातचीत होती रही थी। अयाज जैसे बंदे के लिए उनकी तस्वीर लेना मसला तो नहीं हुआ होगा। खुद ना ली होगी तो किसी और के जरिए बनवा ली होगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस तस्वीर को लेकर वो क्या करना चाहता था। मुस्तफ़ा को तस्वीर भेजने का क्या मकसद था? वो अपनी सोचों में उलझी हुई थी। शहबार मेहरुन्निसा बाबा साहिब के कमरे से निकली तो उसे लाउंज में देखकर रुक गई थी। काफी रात हो रही है। उन्होंने हैरत से उसे देखा। शहबार चौंकी थी। जी अम्मा जी। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। क्या बात है, इधर क्यों बैठी हो? सब ही सोने जा चुके थे, तुम नहीं सो रही? उन्होंने इस्तफसार किया था तो शहबार ने एक गहरा सांस लिया था। लाशऊरी तौर पर वो मुस्तफ़ा की मुंतजर थी, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं आया था। जी मैं बस जाने ही वाली थी। उन्होंने बगौर देखा, ताहम कहा कुछ नहीं। वो उठकर वहां से निकली तो भी मेहरुन्निसा वहीं खड़ी थी। जाने को वो कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन मेहरुन्निसा की वजह से वो सीधी कमरे में आई थी। कमरा अनलॉक था, लाइट्स ऑफ थी, नाइट बल्ब रोशन था। वो अंदर आई तो देखा मुस्तफ़ा
بیڈ پر دراز تھا، شہوار کی طرف پشت تھی۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ شہوار کے اندر بڑی عجیب سی کیفیت نے سر اٹھایا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ مصطفیٰ کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر تھی۔ بستر پر جانے کی بجائے وہ خاموشی سے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ وہ کتنی دیر تک اسی حالت میں مصطفیٰ کی پشت کو گھورتے صوفے پر بیٹھی رہی، تو بھی مصطفیٰ نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ شہوار کے اندر شدید قسم کی توڑ پھوڑ ہونے لگی تو وہ بے آواز گھٹنوں میں سر چھپا کر رو دی۔ اسے رہ رہ کر ملال ستانے لگا۔ وہ اگر غصے کا اظہار کرتے کمرے سے نکل آئی تھی تو کم از کم مصطفیٰ کو تو اس کے پیچھے آنا چاہیے تھا نا۔ بات جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، وہ اسے جیسے مرضی کمرے میں لے جا سکتا تھا، لیکن واپس کمرے میں آ کر مصطفیٰ کو یوں بے خبر سوتے دیکھ کر اس کے اندر ایک دم شدید قسم کی بدگمانی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ بے آواز اسی حالت میں بیٹھی باقی ماندہ رات بھی سسکتے ہوئے گزار گئی تھی۔ لالہ رخ سکندر کے کالج میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کافی خوبصورت، ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رکھ رکھاؤ والی لڑکی تھی۔ سینئرز تو ایک طرف، جونیئرز تک کے بہت سے لڑکے اسے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے۔ اس کی شخصیت میں عجیب سی تمکنت اور وقار دکھائی دیتا تھا، جو دیکھنے والے کو اپنی ذات میں محتاط ہو جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سکندر براڈ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھا۔ کالج میں اولین دنوں میں ہی اس کی ایک پہچان بن گئی تھی۔ اسے پڑھانے کا پہلے سے کوئی تجربہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کالج میں ایک اچھا استاد ثابت ہوا تھا۔ سکندر کی اپنی کولیگز سے بھی اچھی ہیلو ہائی ہونے لگی تھی۔ یہ جاب سکندر کا معیار نہ تھی، لیکن اپنے قدم جمانے کے لیے سکندر کو اس جاب کی اشد ضرورت تھی۔ اپنی وفاداری، خوش لباس، رکھ رکھاؤ اور محتاط انداز کی وجہ سے وہ بہت جلد کالج کے مقبول ترین اساتذہ کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا، اور سکندر کی شخصیت، وجاہت اور خوبصورتی نے اسے وہاں کے طلباء میں بہت جلد مقبول عام کر دیا تھا۔ انہی متاثر کن میں ایک لالہ رخ بھی تھی، وہ لڑکی جو سارے کالج کی کریم تھی، دولت و عمارت میں یکتا، خوبصورتی کا پیکر۔ بہت جلد سکندر سبحان احمد کی شاندار اور پر وجاہت شخصیت کے سامنے گھائل ہو گئی تھی۔ لالہ رخ ایک مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ تعلیم کے سلسلے میں کسی وومن ہاسٹل میں مقیم تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، زندگی گزارنے کا ڈھب اس کو کسی بہت ہی اعلیٰ گھرانے کا فرد ثابت کرتا تھا۔ سکندر فائنل ایئر کی کلاس کو اکنامکس کا سبجیکٹ پڑھایا کرتا تھا۔ لالہ رخ بھی اسی کلاس میں تھی۔ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھی، بہت ہی ڈیزرو اور کم گو تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بہت جلد سکندر کی نظروں میں آ گئی تھی۔ تعلیم کے علاوہ کبھی کسی اور سلسلے میں دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس دن موسم ابرآلود تھا، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی تھی۔ کالج میں اکا دکا اسٹوڈنٹ تھے۔ چھٹی کے وقت سکندر کو کسی کام کے سلسلے میں کہیں جانا تھا۔ اس نے اپنے کولیگ سے کچھ دیر کے لیے گاڑی لی تھی۔ جیسے ہی سکندر پارکنگ سے گاڑی نکال کر باہر لایا، وہاں کچھ فاصلے پر شیڈ کے نیچے کھڑی لالہ رخ پر نگاہ پڑی تھی۔ سکندر نے گاڑی روک دی تھی۔ گاڑی روکنے کی وجہ لالہ رخ کی بجائے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا لڑکا تھا، جو مسلسل کوئی نہ کوئی جملہ اچھال رہا تھا، جبکہ لالہ رخ اس کو نظر انداز کیے مخالف سمت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید کسی سواری کی تلاش میں تھی۔ وہ لڑکا کچھ دیر بعد لالہ رخ کے پاس آ رکا تھا۔ اس نے لالہ رخ سے شاید کچھ کہا تھا۔ لالہ رخ سے بہت غصے سے اسے دیکھا تھا اور جواباً کچھ نہ کہا تھا، جس پر وہ لڑکا کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ لالہ رخ نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ لڑکا مزید قریب ہوا تو لالہ رخ چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے گھبرا کر اطراف میں دیکھا۔ ہلکی ہلکی بارش کی وجہ سے آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ لالہ رخ کے چہرے پر پریشانی گہری ہوئی تھی۔ سکندر نے محسوس کیا کہ جیسے وہ سخت پریشانی میں ہے۔ اس نے فوراً گاڑی اس شیڈ کے پاس لا کر روکی تھی۔ سکندر نے ہارن بجایا تو لالہ رخ اور وہ لڑکا دونوں متوجہ ہوئے تھے۔ لڑکا سکندر کو دیکھ کر ایک دم محتاط ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سکندر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے دونوں کو دیکھا تھا۔ سکندر نے بظاہر لالہ رخ کو دیکھا تھا، لیکن گھور کر لڑکے کو دیکھا۔
कुछ नहीं सर, लड़के ने कहा तो सिकंदर ने उसे संजीदगी से देखा। फिर भागो यहाँ से, क्या तुम नहीं जानते ये गर्ल्स का स्टॉप है? सिकंदर ने सख्ती से कहा तो वो लड़का फौरन वहां से भाग गया था। सिकंदर ने लाला रुख को देखा जो रुमाल से चेहरा साफ कर रही थी। आपको यहाँ तन्हा नहीं रुकना चाहिए था। सिकंदर ने संजीदगी से लाला रुख को देखा तो उसका चेहरा एकदम जर्द हुआ। मुझे सर से कुछ काम था, उनके ऑफिस जाना पड़ गया था। तब तक मेरी साथी लड़कियां निकल गई थी, उसने संभल कर बताया। इस बारिश में यहाँ से अब शायद ही कोई सवारी मिले। सिकंदर ने ख्याल आराई की तो लाला रुख के चेहरे पर एकदम परेशानी बिखर गई थी। अगर आप मुनासिब समझें तो आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, सिकंदर ने कहा तो लाला रुख ने इर्द गिर्द देखा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। वो बहुत ही मुख्तात लड़की थी। सिकंदर ने चंद मिनट उसे बगौर देखा था। ओके, मैं किसी को कहता हूँ सवारी लाने के लिए, सिकंदर ने कहा था और फिर खुद गाड़ी से उतरकर कॉलेज के गेट की तरफ गया था। वहां मौजूद गेट कीपर को कुछ कहा था और फिर कुछ देर बाद सिकंदर के साथ एक लड़का चला आया था। वो मेन रोड की तरफ चला गया था और तब तक सिकंदर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। दोनों के दरमियान फिर कोई बात नहीं हुई थी। वो लड़का एक टैक्सी ले आया था। सिकंदर ने उसे कुछ समझाया था और फिर लाला रुख को देखा था। ये टैक्सी में आपको छोड़ आता है। लाला रुख के चेहरे पर एकदम इत्मीनान की कैफियत पैदा हुई थी। थैंक यू सो मच सर, वो एकदम मशकूर हुई थी। वो टैक्सी में बैठकर चली गई थी। सिकंदर पहली बार लाला रुख की शख्सियत के इस अंदाज से मुतासर हुआ था। वो सोकर उठी तो इल्म हुआ कि मुस्तफ़ा को कोई इमरजेंसी कॉल आई थी। वो फजर के वक्त चला गया था। शहवार को एकदम गुस्सा आने लगा। वो खफा हुई थी और मुस्तफ़ा की मुंतजर भी रही थी, लेकिन इस तरह मुस्तफ़ा के चले जाने से उसके अंदर शदीद किस्म की बदगुमानी पैदा हुई थी। वो बड़े बुरे दिल से कॉलेज के लिए तैयार हुई थी। अजीब परेशानी में वो अपना मोबाइल भी घर भूल गई थी। कॉलेज में सारा दिन उलझते गुजरा था। मोबाइल भी पास नहीं था। ड्राइवर तयशुदा वक्त पर लेने आ गया था। वो गाड़ी की तरफ आई तो चौंक गई। पिछली सीट पर दुरिया भी बैठी हुई थी। हाय, उसे यूं रुकते देखकर वो मुस्कुराई थी। तुम? शहवार अंदर बैठ गई थी। हाँ मैं जाहद भाई के यहाँ गई हुई थी। रास्ते में ड्राइवर ने मुझे भी पिक कर लिया था। खिलाफे तवक्का दुरिया का मजाज बहुत अच्छा था। काफी खुश इखलाकी से बात की थी। शहवार खामोश रही थी। तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? दुरिया ने खुद ही बात का आगाज किया था। अच्छी जा रही है। कुछ परेशान हो? दुरिया ने पूछा तो शहवार चौंकी। वो एकदम संभल कर बैठ गई। नहीं तो, मुझे तो सख्त भूख लग रही है। जाहद भाई के यहाँ भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें भी खाना बनाने से मना कर दिया था। शहवार खामोश रही थी। ड्राइवर, मैकडोनल्ड के आगे गाड़ी रोकना, दुरिया ने ड्राइवर को कहा था। शहवार ने उलझ कर देखा। हम कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे, घर जाकर खा लेना, शहवार ने कहा था। नहीं, घर जाकर वही रूटीन का खाना होगा, जबकि मेरा मूड आज कुछ स्पेशल खाना खाने को है। दुरिया ने नखुवा से इनकार कर दिया था। शहवार ने लब भींच लिए। वैसे भी वो दुरिया के तुंद मजाज से खाइफ रहती थी। ना जाने कब क्या कह दे। वो खामोश हो गई। ड्राइवर ने मैकडोनल्ड के आगे गाड़ी रोक दी थी। आओ तुम भी कुछ खा लो, दुरिया ने शहवार को ऑफर की थी। नहीं, मुझे ऐसी कोई खास भूख नहीं, मैं घर जाकर ही खाऊंगी। तुमने जो भी खाना है जाकर खा लो, मैं इधर ही इंतजार कर लूंगी। शहवार ने संजीदगी से इनकार कर दिया था। तुम आओ तो सही यार, क्या हो गया है? दुरिया ने इसरार किया था। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ और जो खाना है खा लो। शहवार का अंदाज दो टोक था। दुरिया ने चंद पल उसे संजीदगी से देखा था और फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई थी। ड्राइवर के हमरा वो बाहर गाड़ी में ही थी। जाओ तुम भी कुछ खा पी लो, दुरिया पता नहीं कब आती है, तब तक बैठे रहोगे क्या? चंद मिनट गुजरे तो बैग से कुछ रुपए निकाल कर ड्राइवर की तरफ बढ़ाते उसने कहा था। नहीं बीबी साहिबा, मैं ठीक हूँ, ड्राइवर ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई थी। ले लो और कुछ ले आओ खाने को। शहवार के अंदाज में इसरार था। बीबी साहिबा, दरवाजा लॉक कर लीजिएगा, मैं अभी आता हूँ, वो कहकर चला गया था। शहवार आंखें मूंद कर सीट की पुश्त से सर टकाकर बैठ गई थी। अभी ड्राइवर को गए कुछ मिनट ही गुजरे थे जब एकदम ठा की आवाज गूंजी थी। शहवार ने हड़बड़ा कर आंखें खोली थी।
सामने का मंजर देखकर उसकी चीख बेसाख्ता गई। नकाबपोश शख्स था। उसने पिस्टल मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा था और फिर शहवार के देखते ही देखते उसने हाथ अंदर डालकर दरवाजा अनलॉक किया था। शहवार का मारे खौफ के रंग एकदम जर्द पड़ गया था। कौन कौन हो तुम? वो शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था। चाबी इग्निशन में लगी हुई थी। उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट की थी। तभी मैकडोनल्ड की इमारत से ड्राइवर भागकर वहां आया था। शहवार चीख रही थी। ड्राइवर ने भी शोर मचाया था। मैकडोनल्ड की इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी फौरन वहां पहुंचा था। वो शख्स गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। इससे पहले कि वो आदमी गाड़ी बढ़ा कर ले जाता, सिक्योरिटी गार्ड ने गाड़ी के टायर पर फायर किया था। गाड़ी एकदम रुक गई थी। नकाबपोश शख्स ने गार्ड और लोगों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर फौरन पिस्टल उठाकर अकब में बैठी शहवार की कनपट्टी पर रख दिया था। खबरदार अगर कोई मेरी तरफ बढ़ा भी, हिजियानी अंदाज में वो चीखा था। हिजूम एकदम साकत हो गया था। शहवार नकाबपोश की आवाज सुनकर शुशद्दर रह गई थी। निकलो बाहर। उसने शहवार के सर पर पिस्टल की जरब लगाई थी। शहवार को एकदम अपना सर चकराता महसूस हुआ था। मैं नहीं निकलूंगी। वो रोने वाली हो चुकी थी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो चीखा था। उसे हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ खींचा था। तभी हवास बाख्ता से ड्राइवर ने एकदम मोबाइल जेब से निकाला था। हेलो साहिब, इमरजेंसी हो गई। नहीं साहिब, मेरे साथ नहीं, बीबी साहिब के साथ। पता नहीं कौन है साहिब, हम मैकडोनल्ड की इमारत के सामने हैं। नहीं साहिब, साहिब इस आदमी ने बीबी साहिबा पर गन तान रखी है, आपके घर के पास जो मैकडोनल्ड है, वो बता रहा था। इस दौरान वो नकाबपोश शहवार को गाड़ी से निकाल चुका था। ड्राइवर ने फौरन कॉल बंद की थी। ये मेरे साथ जाएगी और अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसकी खोपड़ी गन से उड़ा दूंगा। वो चीख चीख कर लोगों को रास्ते से हटने का कह रहा था। शहवार ने देखा हिजूम में ड्राइवर और बहुत सारे लोग जमा थे, लेकिन दुनिया ना थी। तुम बीबी साहिबा को नहीं ले जा सकते। सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से गन लेकर ड्राइवर एकदम इन दोनों के सामने आ रुका था। तुम पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, नकाबपोश चिल्लाया था। ये हमारी बीबी साहिबा हैं, तुम इनको नहीं ले जा सकता। हम तुमको नहीं छोड़ेगा अगर तुमने बीबी साहिबा को हाथ भी लगाया तो। ड्राइवर सीना तान कर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। तुम्हारी तो, उसने पिस्टल शहवार से हटाकर ड्राइवर पर तान लिया था। खबरदार अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो, उसने पिस्टल लहराकर ड्राइवर को वार्न किया था। शहवार ने नकाबपोश की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की थी। इर्द गिर्द लोगों का हिजूम बढ़ता जा रहा था। नकाबपोश के हाथ की गिरफ्त शहवार के बाजू पर मजीद सख्त हो गई थी। अजीब वहशी से गिरफ्त थी। वो जबरदस्ती शहवार को धकेलकर पिस्टल के जोर पर एक तरफ भर रहा था। उस तरफ गाड़ी पर एक और लड़का मौजूद था जिसने मुंह पर नकाब डाल रखा था। वो चीख चीख कर नकाबपोश को जल्दी से वापस आने का कह रहा था। तुम हमारी बीबी को छोड़ दो वरना मैं तुम पर गोली चला दूंगा। ड्राइवर चीख रहा था। जल्दी करो। गाड़ी में मौजूद आदमी उससे ज्यादा चीख रहा था। हरी अप, वो मुसलसल पुकार रहा था जबकि शहवार मुसलसल मुजाहमत कर रही थी। छोड़ो मुझे। नकाबपोश शहवार को धकेलकर गाड़ी की तरफ भर रहा था। ड्राइवर ने एकदम गोली चला दी थी। निशाना खता हो गया था। जवाबन नकाबपोश ने भी फायर किया था। ड्राइवर के बाजू पर गोली लगी थी। उसके हाथ से गन गिर गई थी। हजूम एकदम चीखता चलाता मुंतशिर हो गया था। शहवार को लगा कि जैसे एकदम उसकी आंखों के सामने तारे नाचने शुरू हो गए हैं। उसे अपना वजूद खौफ और सूरत हाल की संगीनी को देखते मुंजमद होता महसूस हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी गन थाम कर फायर किए थे लेकिन सब बेसुध था। नकाबपोश अपनी गाड़ी तक पहुंच चुका था। एक फायर नकाबपोश के भी बाजू में लगा था। उसकी शहवार पर से गिरफ्त कमजोर हुई थी। वो एकदम उसका हाथ झटक कर मुखालिफ सिमत भागी थी, लेकिन किसी चीज से ठोकर लगने से वो एकदम जमीन पर गिरी थी। नकाबपोश ने फायर किए थे। तभी पुलिस का सायरन सुनाई दिया था। पुलिस आ गई है, जल्दी करो, गाड़ी में मौजूद आदमी चिल्लाया था। नकाबपोश ने एक कहर भरी निगाह शहवार पर और फिर अपने बाजू से बहते खून पर डाली थी। पुलिस मोबाइल की आवाज करीब तर होती जा रही थी। वो फौरन गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी फौरन वहां से निकली थी। जब तक पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची थी वो गाड़ी मुखालिफ सिमत में तेजी से निकल गई थी।
सबूही की तबीयत अब बेहतर थी। वो खुद अना के सहारे चलकर वलीद के कमरे में आई थी। रोशी भी भाई के पास थी। बाकी लोग घर में थे। वलीद बिस्तर पर लेटा हुआ था। सबूही उसे देखकर रोने लगी थी। उन्होंने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा था। वलीद ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। मैं बहुत बेहतर हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द कवर कर लूँगा, आप टेंशन ना लें, बस अपनी तबीयत का ख्याल रखें। वो मुसलसल रो रही थी। वलीद ने मोहब्बत से उनका हाथ थाम कर दिलासा दिया था। इतना बड़ा हादसा हो गया, पता नहीं कैसे सब ने झेला, शुक्र है अल्लाह का, उसने अपना करम किया। अपने आंसू साफ करते उन्होंने कहा था, बेशक अल्लाह का ही करम है। वलीद बहुत पुरसुकून था। रोशी एक तरफ सोफे पर बैठी सेब काट रही थी। सबूही को अना ने बिस्तर के करीब रखी कुर्सी पर बैठा दिया था। सबूही वलीद से बातें करने लग गई थी। तुम घर चली जाती, रोशी तो अब यहीं थी, तुम थक गई होगी, जाकर आराम करती। अना जो अपने ही ध्यान में मेडिसिन देख रही थी वो चौंकी थी। हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की थी। मैं यहीं ठीक हूँ, आप डिस्चार्ज हो जाएं तो मैं भी आराम कर लूंगी। माँ के कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखा था। उन्होंने मोहब्बत से उसे देखा और फिर वलीद को जो संजीदगी से उसे अपने हाथों को देख रहा था। उन्हें एकदम पिछले गुजरे दिन याद आए तो दिल से एकदम होक सी उठी थी। इंशाल्लाह आप दोनों मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। रोशी ने करीब आकर मोहब्बत से सबूही की तरफ झुककर गर्दन में बाजू डालकर कहा था। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते पेशानी चूमी थी। मेरा मोबाइल कहाँ है? वलीद ने पूछा था। वो तो गाड़ी में टूटा हुआ मिला था। ओह, एहसन कह रहे थे वो आजकल में नया सेल लेकर इसमें सिम डाल कर दे देंगे। रोशी बेड के किनारे टिक गई थी। कटे हुए सेब की काशें लेकर वो वलीद को खिला रही थी। तब भी उसका मोबाइल बजा था। एहसन की कॉल है, मैं सुनकर आती हूँ। एहसन और वकार आज ऑफिस गए थे। कई दिनों के कई काम रुके हुए थे, जबकि वकार घर में ही थे। अना, तुम जरा भाई को ये सब खिला दो, फिर मेडिसिन भी देनी है, जाते जाते रोशी ने कहा था। अना ने मेडिसिन को तरतीब से रखते चौंक कर उसे और फिर वलीद को देखा। वलीद के चेहरे पर एकदम संजीदगी फैली थी। इट्स ओके, मैं खुद ले लूंगा। साइड पर ही प्लेट रखी हुई थी। वलीद ने संजीदगी से इनकार कर दिया था। बाजू में चोट लगी थी, जिसकी वजह से खाने पीने का काम दूसरे से ही सर इंजाम दिया जा रहा था। वलीद के इनकार पर सबूही ने उसे फिर अना को देखा था। अना ने वलीद के इनकार पर लब भींच लिए थे। आप यहाँ बैठेंगी या चलेंगी? अना ने कहा तो सबूही ने एक गहरा सांस लिया था। अभी रुकूंगी, लेटे लेटे कमर दुखने लगी है, कुछ देर यहाँ वलीद के पास बैठकर बातें करूंगी, उन्होंने कहा तो अना ने सर हिला दिया था। मैं नमाज पढ़ लूं, फिर कुछ देर में आती हूँ। असर का वक्त था। सबूही ने सर हिला दिया था। अना दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वलीद ने उसे जाते बाहर देखा था और फिर सबूही ने वलीद को, जिसके चेहरे पर इतनी संजीदगी थी कि किसी भी किस्म का कोई तासुर दिखाई ना दिया था। आर यू ओके? दुरिया ने एकदम अकब से शहवार को थामा तो बंद होती आंखों को बामुश्किल खोलते दुरिया को देखा था। उसके पेट में शदीद दर्द उठा था। दुरिया ना जाने कहाँ थी। इतनी देर में वो एक बार भी दिखाई ना दी थी और इन लोगों के जाते ही वो ना जाने कहाँ से आ निकली थी। शहवार को अपने वजूद में उठता दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होता महसूस हो रहा था। उसने लब भींच लिए थे। पुलिस मोबाइल के आदमी फौरन मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जख्मी ड्राइवर को फौरन संभाला था। उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। दुरिया ने शहवार को बाजुओं में समेटना चाहा था, लेकिन वो सर थामे बैठ गई। मुंह के बल गिरने से उसके होंठ पर चोट लगी थी, जिससे तेजी से खून बह रहा था। मोबाइल के आदमी इर्द गिर्द मौजूद लोगों से सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त कर रहे थे। कुछ देर में वहां एक और गाड़ी आकर रुकी थी, जिसमें अमजद खान था। वो फौरन शहवार की तरफ आया था। आप खैरियत से हैं ना? उसने पूछा था। शहवार ने नफी में सर हिलाया था। पेट में उठता दर्द तेज तर होता जा रहा था। आप इनको गाड़ी में बिठाएं, जल्दी करें। अमजद खान शायद सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगा चुका था। दुरिया की मदद से शहवार को गाड़ी में बिठा लिया गया था। उनकी गाड़ी में से बैग और एक दो और जरूरी अशिया लेकर कांस्टेबल को गाड़ी लॉक करने का कहकर ड्राइवर को भी गाड़ी में सवार करवा कर वो लोग फौरन वहां से रवाना हुए थे। लाला रुख की मां बीमार थी। वो छुट्टियों पर घर गई हुई थी।
वो छुट्टियां गुजार कर लौटी तो बहुत परेशान थी। बाकी हल्की फुल्की खराशें थी। लाला रुख परेशान हो चुकी थी। सिकंदर और उसका कोलीग उससे बार बार माजरत कर रहे थे। अगर आप कहें तो हम आपकी फैमिली को इत्तला कर देते हैं। सिकंदर ने लाला रुख के गमजदा चेहरे को देखते कहा तो वो चौंकी। फिर उसने फौरन नफी में सर हिला दिया था। नहीं, मुझे बस हॉस्टल पहुंचा दें, मैं विमेन हॉस्पिटल में रहती हूँ, उसने कहा। दोनों ने हामी भर ली थी। उसके पाँव का एक्सरे लिया जा चुका था। रिपोर्ट में पाँव में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ था, बस पाँव की जिल्द फटी थी। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी थी। मेडिसिन लेकर वो दोनों नर्स के सहारे चलती लाला रुख को गाड़ी में सवार करके उसके हॉस्टल में ले आए थे। वार्डन अच्छे मजाज की थी। वो लाला रुख को उसके कमरे में ले आई थी। अगले दिन लाला रुख को बुखार ने आ लिया था। वो मजीद 3-4 दिन तक कॉलेज ना आ सकी थी। सिकंदर का कोलीग किसी जाती काम के सिलसिले में चंद दिन की छुट्टी पर कहीं गया हुआ था। सिकंदर का दोबारा लाला रुख के हॉस्टल जाना नहीं हो सका था। चंद दिन मजीद सिरके तो लाला रुख तब भी कॉलेज ना आ सकी तो सिकंदर को तशवीश लाहक हुई थी। उसने अफशा से बात की थी। वो उसके साथ हॉस्टल जाने पर आमादा हो गई थी। वो दोनों हॉस्टल पहुंचे तो वार्डन खुश इखलाकी से मिली थी। उसने लाला रुख को बुलवा लिया था। लाला रुख लड़खड़ा कर चलती उनके सामने आई थी। वो सिकंदर को सामने देखकर एकदम खिल सी गई थी। अफशा इसी कॉलेज में टीचर थी। लाला रुख दोनों से बड़े बाअदब अंदाज में मिली थी। वो दोनों कुछ देर तक वहां बैठे रहे थे और फिर वहां से वापस आ गए थे। वापसी के रास्ते में अफशा कुछ खामोश सी थी। क्या बात है, परेशान हो? घर आने पर भी अफशा का वही अंदाज रहा तो सिकंदर ने पूछा था, ये लाला रुख कैसी लड़की है? अफशा ने पुरसोच अंदाज में कहा तो सिकंदर चौंका। बहुत अच्छी और ज़हीन स्टूडेंट है, सिकंदर ने कहा तो अफशा ने उसे बगौर देखा था। हाँ, ज़हीन तो वाकई बहुत है। उसके अंदाज में ना जाने क्या बात थी कि सिकंदर उसे उलझन भरी निगाहों से जाते देखता रहा था। कुछ दिन मजीद सड़के तो लाला रुख ने कॉलेज आना शुरू कर दिया था। वो अब गुमसुम नहीं रहती थी। वो पहले की तरह फिर से सरगर्मियों में हिस्सा लेने लग गई थी। ताहम उसका मुहतात अंदाज अब भी पहले जैसा ही था। उस दिन सिकंदर और अफशा घर लौटे तो सामने सबूही और वकार आए बैठे थे। वो दोनों अपने साथ मिठाई लाए थे। खाला बी ने बताया कि वो अपने भाई ज़िया अहमद का प्रपोजल अफशा के लिए लाई थी। अफशा बहुत संजीदा थी। सिकंदर को इस रिश्ते के बारे में जानकर खुशी हुई थी। ज़ाती तौर पर वो ज़िया से बहुत मुतासिर था, लेकिन सिकंदर की खुशी इस वक्त शदीद हैरत में बदल गई जब सबूही लोगों के जाने के बाद खाला बी के कहने पर अफशा ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन बेटा, इस तरह जिंदगी भी तो नहीं गुजरने वाली। ये एक अच्छा रिश्ता है, बार बार किस्मत दस्तक नहीं दिया करती। मुझे ज़िया से शादी नहीं करनी और ये बात ज़िया के साथ सबूही भी जानती है, लेकिन इसके बावजूद हर बार चली आती है। अफशा का अंदाज दो टोक था। लेकिन बेटा, कोई वजह भी तो हो। वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। माँ बाप का घर बेचा है, बाहर चला जाएगा, 4 पैसे कमाने लगेगा, तुम्हारी तो किस्मत खुल जाएगी। या खुद सारा दिन सर खपाने की मुशक्कत से तो जान छूटेगी तुम्हारी, खाला बी ने समझाना चाहा था। अफशा ने एक गहरा सांस लिया था। मैं कह चुकी हूँ ना, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं, तो आप फोर्स मत करें। रह गई ज़िया की बात, मैं सबूही से बात कर लूंगी, आप टेंशन ना लें, अफशा कहकर चली गई। खाला बी ने परेशानी से देखा था। नहीं बेटा, इसे समझाओ, इतनी उम्र हो गई है। इसकी उम्र की लड़कियां 2-2 बच्चों की माएँ हैं। पुप्पी जिंदा होती तो और बात थी। आगे पीछे कोई है नहीं जो इस बारे में सोचे। मैं अगर सोच रही हूँ तो ये मेरी सुन कब रही है। मैं समझाऊंगा, आप परेशान ना हो। सिकंदर ने हामी भर ली थी। उस रात सिकंदर ने फिर मौका मिलते ही अफशा से इस सिलसिले में बात करना चाही तो उसने टोक दिया था। तुम मुझसे हर मौजू पर बात कर सकते हो, सवाए इसके। ये मेरी जिंदगी है, इसमें मैं किसी को भी मुदाखलत की इजाजत नहीं दूंगी, चाहे वो कोई भी हो। अंदाज कती और फैसला कुन था।
सिकंदर खामोश हो गया था। उसने फिर अफशां से इस टॉपिक पर बात नहीं की थी। कॉलेज में फाइनल ईयर वालों की फेयरवेल पार्टी थी। सिकंदर ने पहली बार लाला रुख को कदरे एक मुख्तलिफ रूप में देखा था। सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस, पाँव में गुस्सा डाले, हल्की फुल्की आराइश के हमरा वो वाकई किसी और देश की शहजादी लग रही थी। और फिर इस सारी तकरीब में सिकंदर की निगाहों के हसार में लाला रुख का वजूद रहा था। उसका अंदाज अब भी मुहतात और सबसे अलग थलग था। ना जाने क्यों सिकंदर को एहसास हुआ कि लाला रुख भी उसकी शख्सियत से मुतासर है। इस एहसास के साथ ही दिल में अजीब सी खुशी ने डेरा जमाया था। सारा वक्त बहुत खुशगवार अंदाज में गुजरा था। अफशां सारी तकरीब के इंतजामात देख रही थी। वो आज खासी मसरूफ थी। फंक्शन के बाद रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम था। टीचर्स के लिए अलहदा इंतजाम था। हॉल से निकलकर इस कमरे की तरफ जाते लाला रुख एकदम उसके रास्ते में आ रुकी थी। एक्सक्यूज मी सर। सिकंदर रुक गया था। ऑटोग्राफ प्लीज सर। लाला रुख ने हाथ में थामी हुई एक छोटी सी गोल्डन कवर वाली ऑटोग्राफ नोटबुक उसके सामने की थी। दुपट्टा सलीके से सर पर ओढ़ रखा था। सिकंदर ने एक निगाह उसके सरापा पर डाली और फिर उसके हाथ में थामी और उस छोटी सी डायरी को देखा। सिकंदर ने नोटबुक ले ली थी। उसने चंद लाइंस एक इंग्लिश पोइट्री की लिखी थी। तभी किसी स्टूडेंट के साथ बात करते उनकी तरफ आती अफशां अपनी जगह रुक गई थी। सिकंदर ने लाला रुख को डायरी वापस करते कुछ कहा था, जिससे लाला रुख के चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कान सिमट आई थी। दोनों में कुछ बात हुई थी और फिर सिकंदर ने नोटबुक लेकर कुछ लिखा था। दोनों के दरमियान कुछ जुमलों का तबादला हुआ था और फिर लाला रुख की एक तरफ को चल दी थी। सिकंदर चंद पल अपनी जगह खड़े होकर उसे जाते देखा था और फिर पलटा था। अफशां को लगा जैसे उसका सख्ता टूट गया है। सिकंदर उसकी तरफ आया था। आज का फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा। तुम्हारी मेहनत और कारकर्दगी सबको साफ दिखाई दे रही थी। करीब आकर मुस्कुराकर सिकंदर ने अफशां को सराहा, तो भी वो संजीदा रही थी। ये लाला रुख क्या कह रही थी? जवाबन अफशां ने पूछा था। कुछ नहीं, ऑटोग्राफ ले रही थी मुझसे। तो नहीं लिया उसने? अफशां ने संजीदगी से कहा तो सिकंदर मुस्कुराया। ये तो तुम इसी से पूछना। अफशां खामोश हो गई थी। एक और साथी टीचर उनके पास आ रुकी तो उनका मौजू गुफ्तगू बदल गया था। उस दिन वापसी के सफ़र में और घर आकर भी कई बार सिकंदर ने महसूस किया कि अफशां बहुत खामोश है। सबूही एक दो बार फिर आई थी, लेकिन अफशां का इनकार करार में ना बदला। उस दिन सिकंदर किसी काम के सिलसिले में घर लौटा तो ज़िया आया हुआ था। वो अफशां से कोई बात कर रहा था। सिकंदर के आने पर वो खामोश हो गया था। सिकंदर ने महसूस किया कि जैसे ज़िया अफशां को पसंद करता है, लेकिन अफशां उसके रिश्ते से इनकारी थी। सिकंदर से भी ज़िया नॉर्मली अंदाज में मिला था। सिकंदर ने उसके आइंदा के प्लान्स के बारे में पूछा तो वो बताने लगा, अम्मा अब्बा का घर बेचा है। आजकल किसी दोस्त के साथ उसका फ्लैट शेयर कर रहा हूँ। एक एजेंट को कुछ रकम दे रखी है अमेरिका के वीज़े के लिए। हो सकता है 1-2 माह में वीज़े का काम बन जाए और फिर मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ। सिकंदर ने महसूस किया कि वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता सा हो रहा है। शायद अफशां के इनकार की वजह से ऐसा था। अमेरिका में मेरी कुछ प्रॉपर्टी है। अगर तुम्हारे पास किसी जॉब का बंदोबस्त ना हो सका तो तुम मेरे फ्लैट में रह लेना। मेरी दुकानें और फ्लैट वहाँ के मुकामी एक शख्स के पास रेंट पर हैं। तुम मेरी उससे बात करवा देना। वहाँ एक दुकान तुम रख लेना। फिर जब मैं लौटूंगा तो देखूंगा कि क्या करना है। सिकंदर ने खुसूसी दिल से उसे ऑफर की थी और शायद ज़िया को भी ये ऑफर पसंद आई थी। उसने वहाँ मौजूद शख्स का एड्रेस और राब्ता नंबर ले लिया था। कॉलेज में फाइनल ईयर से के एग्जाम्स चल रहे थे। 1-2 बार लाला रुख से भी सामना हुआ था। वो हर बार काफ़ी कमज़ोर और परेशान दिखाई दी थी। उस दिन उसका लास्ट पेपर था। वो सिकंदर के ऑफिस में आई। ये ऑफिस इकोनॉमिक्स वालों का था। 2-3 और टीचर्स भी वहाँ मौजूद थे। परेशान सी लाला रुख उसकी तरफ आई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ही वो पेपर देकर निकली थी। सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। लाला रुख ने उसकी टेबल के पास आकर कहा तो सिकंदर ने चौंक कर देखा था। सुरख मुतवरम आंखें। शायद गुज़श्ता रात वो जागती रही थी या फिर सारी रात रोती रही थी। हाँ कहिए।
सिकंदर ने कहा तो उसने इतराफ में देखा था। वहाँ और टीचर्स भी मौजूद थे। इकोनॉमिक्स के सब टीचर्स मर्द हजरात थे। यहाँ नहीं सर, प्लीज बाहर आ सकते हैं। उसके अंदाज में लुजाजत थी। सिकंदर ने चौंक कर उसे देखा था। वो उंगलियां चटखाती बहुत परेशान लग रही थी। सिकंदर खड़ा हो गया था। रूम से बाहर आकर वो खड़ा हुआ था। सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे अपना मसला शेयर करूँ। बात करते करते उसकी आंखों में पानी आ गया था। सर मुझे किसी की मदद की अशद ज़रूरत है, रंधी हुई आवाज़ में उसने कहना शुरू किया था। तभी स्टाफ रूम से निकलती अफशां की निगाह दोनों पर पड़ी थी। अफशां फौरन उनकी तरफ आई थी। एक तेज़ निगाह लाला रुख पर डालकर उसने सिकंदर को देखा था। सबूही के यहाँ बेटा पैदा हुआ था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया गया है। अभी ज़िया की कॉलेज के फ़ोन पर कॉल आई थी। हम दोनों को अभी वहाँ चलना है। प्रिंसिपल साहिब से मैं बात कर चुकी हूँ। ओह, सिकंदर भी एकदम परेशान हुआ था। क्या ज़्यादा सीरियस कंडीशन है उसकी? शायद ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा, अफशां ने कहा तो सिकंदर ने लाला रुख को देखा। वो सर झुकाए अपनी आंखें साफ कर रही थी। जल्दी करो, मैं अपना बैग ले लूं, फिर निकलते हैं। वो कहकर वापस तेजी से स्टाफ रूम की तरफ चली गई थी। आप क्या कह रही थी? सिकंदर को उसके आंसुओं से एकदम शदीद अजियत महसूस हुई थी। मेरी बात तवील है, लेकिन आपको तो जाना होगा। लाला रुख के लहजे में एकदम मायूसी सिमट आई थी। आप कहें जब तक अफशां नहीं आ जाती। मिस अफशां आपकी क्या लगती है? लाला ने खुलाफे तवक्का बात की थी। सिकंदर ने हैरान होकर देखा। ये मेरी कज़न है, सिकंदर ने बताया तो उसे लगा जैसे लाला रुख के चेहरे पर एकदम कुछ इत्मीनान फैला हो। लेकिन आप कहें जो कहना है, स्टाफ रूम की तरफ देखते सिकंदर ने कहा तो लाला रुख ने फिर सर झुका लिया था। सर मैं आपको पसंद करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ आपसे। एक बहुत ही गैर मुतवक्का और हैरान कुन जुमला था। क्या? सिकंदर अपनी जगह शुशद्दर रह गया था। बाकी तफसील सुनने के लिए शायद आपके पास वक्त ना हो, लेकिन अगर मेरे सवाल को सोचना चाहें और उसके पीछे किसी वजह को तलाश करना चाहें तो आज रात तक मेरे हॉस्टल आ जाइएगा। कल शायद फिर मैं इस शहर में ना रहूं। अफशां स्टाफ रूम के दरवाजे से निकलकर फिर उसी तरफ आ रही थी। लाला रुख ने अफशां को देखते बात मुकम्मल की थी और फिर खामोशी से हैरान और परेशान खड़े सिकंदर सुबहान अहमद को छोड़कर चली गई थी। मुस्तफ़ा एक मीटिंग में था जब उसे ड्राइवर की कॉल आई थी। उसने फौरन नज़दीक तरीन पुलिस स्टेशन से राब्ता किया था और फिर अमजद खान को जहां भी था फौरन मौके पर पहुंचने का कहा था। वो खुद इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकता था। अमजद खान उससे पल पल राब्ता रखे हुए था। वो कुछ देर बाद वहां पहुंच गया था और उससे पहले मोबाइल पुलिस वहां पहुंची थी। वो नकाबपोश और उसका साथी भाग गए थे। ड्राइवर जख्मी था और शहवार की तबीयत खराब थी। मुस्तफ़ा ने अमजद खान को दोनों को फौरन हॉस्पिटल ले जाने की हदायत की थी और खुद अफसरान से माजरत करता फौरन वहां से निकला था। वो अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकता था कि ये सारी कार्रवाई किसकी हो सकती है। मुस्तफ़ा का बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर शहवार तक पहुंच जाए। घर वालों में से उसने शाहजेब और अब्बास भाई से राब्ता किया था। माँ जी परेशान ना हो, उसने घर कॉल नहीं की थी। मुस्तफ़ा कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच गया था। गिरने के सबब शहवार की तबीयत खराब हुई थी। चंद माह की प्रेगनेंसी थी। पुलिस साथ थी। डॉक्टर ने फौरन ट्रीटमेंट दिया था। अल्लाह का शुक्र था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। जब तक मुस्तफ़ा शहवार के पास पहुंचा तब तक शहवार गनूदगी में थी। शाहजेब और अब्बास दोनों वहां मौजूद थे। ड्राइवर को भी ट्रीटमेंट दिया जा चुका था। उसका अच्छा खासा खून बह चुका था। वो बेहोश था। मुस्तफ़ा के अंदर शदीद मलाल उतरने लगा। फजर के वक्त उसे इमरजेंसी कॉल आ गई थी। वो उठा था तब शहवार बेआराम सी सोफे पर लेटी हुई थी। उसने लाइट ऑन नहीं की थी। बस एहतियात से बगैर आवाज़ पैदा किए लिबास बदल कर और ज़रूरी अशिया लेकर फौरन माँ जी को बताकर घर से निकल गया था। माँ जी रोज़ाना तहज्जुद के वक्त उठती थी। रात शहवार खफा होकर कमरे से गई थी। इतने दिनों की सख्त थकन, जहनी टेंशन और बेआरामी, वो बिस्तर पर लेटते ही गाफिल हो गया था। वरना जी तो चाह रहा था कि बाहर जाकर शहवार को साथ लेकर कमरे में आए, लेकिन फिर सुबह तफसीलन बात कर लेने का सोचकर टाल गया था। अंदाजा ही न था कि दोबारा इस हालत में मिलेगी।
شہوار کو ڈرپ لگی تھی، نرس پاس تھی۔ مصطفیٰ شہوار کے پاس آیا تھا، محبت سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ شہوار، اس نے پکارا تو شہوار نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے قریب جھک کر پوچھا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو سمٹ آئے تھے۔ مصطفیٰ نے نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ شاہ زیب اور عباس تو پہلے ہی جا چکے تھے۔ مصطفیٰ اس کے پاس بستر کے کنارے بیٹھ گیا تھا اور شہوار اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اسے ڈرپ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ لگ کر ایک دم سسک اٹھی تھی۔ اس کے لیے وہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح تھا، ایک بہت ہی ڈراؤنا اور خوفناک خواب جس کی شدت اور خوف اتنا ہولناک تھا کہ وہ ابھی بھی اسے یاد کر کے سسک اٹھی تھی۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا، جس طرح وہ اس شخص کی گن کی زد پر تھی، کچھ بھی ممکن تھا۔ اور سب سے بڑھ کر جب اس نے اسے دھکا دیا تھا اور منہ کے بل گری تھی، وہ تو زمین پر ہاتھ اور گھٹنے لگا کر اس نے خود کو لاشعوری طور پر ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا چاہی تھی۔ وہ کون تھا؟ مصطفیٰ کے بازو اس کے گرد ایک مضبوط حصار کی مانند بندھ چکے تھے۔ بہت زیادہ رونے کے بعد وہ کچھ سنبھلی تو مصطفیٰ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا تھا، ایاز۔ یہ نام سنتے ہی مصطفیٰ کے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ میں اس شخص کی آواز کبھی نہیں بھول سکتی، وہ ایاز ہی تھا۔ اس نے مجھے لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن ڈرائیور کی وجہ سے پھر بچ گئی۔ مصطفیٰ نے اس کے بازو کی طرف دیکھا، وہاں ڈرپ لگی ہوئی تھی لیکن کلائی پر گہرے نیل تھے۔ مصطفیٰ نے دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تھا۔ یہ نیل کیسے پڑے؟ شہوار کو دیکھا تھا۔ شہوار جواب دینے کی بجائے مصطفیٰ کے سینے پر سر چھپا کر ایک دم پھر سسک اٹھی تھی۔ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، وہ اگر اب تک زندہ گھوم رہا ہے تو بس بابا جان کی وجہ سے، ورنہ وہ کب کا کسی نہ کسی کیس میں پھنس کر زندگی سے ہاتھ دھو چکا ہوتا۔ شہوار کچھ دیر تک اسی طرح روتی رہی تھی، پھر مصطفیٰ نے خود سے جدا کر کے بستر پر لٹا کر بہت محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو اپنے آنسو صاف کرتے سر ہلا دیا تھا۔ وہ تکیے سے سر ٹکا کر لیٹ گئی تھی۔ دریا کہاں ہے؟ شہوار نے پوچھا تھا۔ وہ گھر جا چکی ہے، ماما نے ہاسپٹل آتے ہی اسے گھر بھیج دیا تھا۔ دریا تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اور تم لوگ میک ڈونلڈ کیا لینے گئے تھے؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ دریا زاہد بھائی کے ہاں تھی، ڈرائیور اسے لینے کے بعد مجھے لینے آیا تھا۔ راستے میں میک ڈونلڈ دیکھ کر دریا نے وہاں سے کھانے کے لیے کچھ لینا چاہا تھا۔ میں منع کر چکا تھا نا کہ راستے میں کہیں بھی نہیں رکنا، کالج سے سیدھا گھر آنا ہے، مصطفیٰ نے ناراضی سے کہا تھا۔ دریا کو منع کیا تھا میں نے، لیکن وہ باضد تھی، اسے سخت بھوک لگی ہے، وہ اکیلی اندر آ گئی۔ میں تو گاڑی میں ہی تھی جب یہ شخص آیا تھا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ توڑا تھا اور پھر گاڑی چلانے کی کوشش کی تھی۔ میک ڈونلڈ کے سیکیورٹی گارڈ نے ڈرائیور کے شور مچانے پر فائر کر کے گاڑی پنکچر کر دی تھی، جس پر ایاز پسٹل نکال کر مجھے زبردستی گاڑی سے نکال لایا تھا۔ اس نے دھیمے سے ساری کاروائی بتائی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک دم لب بھینچ لیے تھے۔ یہ بندہ نہیں جینے والا، یہ آخری بار تھا، اب نہیں بچے گا یہ۔ مصطفیٰ کا مارے تیش کے ایک برا حال ہونے والا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو شاہ زیب صاحب فوراً پاس آئے تھے۔ کچھ پتا چلا کون لوگ تھے؟ ایاز تھا۔ شہوار نے اس کی آواز پہچان لی ہے، ویسے بھی ایاز کے سوا اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ زیب صاحب نے دیکھا تو مصطفیٰ کا چہرہ مارے غصے کے تمتما رہا تھا۔ آپ نے ہر بار مجھے روک دیا، قانون کے دائرے میں رہنے پر مجبور کر دیا، ورنہ اس جیسے شخص کو سزا دینا کون سا مشکل تھا، لیکن یہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ اب ڈرائیور کو کچھ ہو جاتا یا شہوار کو ہی تو بتائیے کون اس نقصان کو پورا کرتا؟ ویسے بھی میں مجرم کو صرف ایک حد تک ڈھیل دیتا ہوں، یہ انسان بہت ڈھیل لے چکا ہے، اب نہیں دوں گا۔ دھیرے سے بیٹا، شاہ زیب صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پرسکون کرنا چاہا تھا۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے بابا، اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، اس نے کئی بار شہوار کو مختلف مقامات پر اغوا کرنے کی کوشش کی، کئی بار وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت بنا اور ہر بار آپ اس کی ڈھال بن گئے۔ اس کا باپ روپے پیسے کا استعمال کرتا ہے اور ضمانت کروا لیتا ہے، اور ہم کیا اتنے ہی بے بس ہیں جو یہ سب ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا ضبط جواب دے چکا تھا، عباس بھی قریب آ گیا تھا۔
لیکن ہر چیز قانون و قاعدے کے تحت ہی ہونی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نیک نامی کسی ایسے مجرم کے سبب بدنامی میں بدل جائے۔ تمہاری اور شہوار کی جان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ وہ کئی بار پبلک کے سامنے ہماری بچی پر ہاتھ ڈال چکا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چپ چاپ سب سہ رہے ہیں۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں اسے سزا ملے، لیکن قانون کے تحت۔ وہ اب بھی پرسکون تھے۔ کیا فائدہ ایسے قانون کا جب ہر بار وہ بآسانی ہماری تحویل سے نکل کر دندناتا پھرتا ہے؟ عباس نے بھی اس تلخی سے کہا تھا۔ ہم قانون کے محافظ ہیں، ہمیں ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ شاہ زیب صاحب نے اب کی بار سختی سے ٹوک دیا تھا۔ امجد خان کو کہو جہاں بھی خبر ملتی ہے اس پر ریڈ کرو، وہ ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اس بار میرا وعدہ ہے، میں ضمانت نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے پھر مصطفیٰ کو مضبوط کرنا چاہا تھا۔ مصطفیٰ لب بھینچ کر بغیر کچھ کہے تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ شاہ زیب صاحب نے بہت سنجیدگی سے اسے وہاں سے جاتے دیکھا تھا۔ صبوحی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، نارمل کیس تھا، لیکن اس کے بعد ایک دم اس کی طبیعت بگڑی تھی۔ وقار اور ضیاء ہی ساری بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ افشاں اور سکندر کے جانے سے ان لوگوں کو بہت ڈھارس ملی تھی۔ رات تک صبوحی کی طرف سے کوئی خبر نہ مل سکی تھی۔ رات گئے ڈاکٹرز نے اطلاع دی تو سب ہی نے سکون کا کلمہ پڑھا تھا۔ صبوحی کی طبیعت اب بہتر تھی۔ چند دن سے اسے ہاسپٹل میں رہنا تھا۔ ان لوگوں کی وہ ساری رات ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہلتے گزری تھی۔ اگلے دن صبوحی کی طبیعت کافی بہتر تھی، خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ افشاں اور سکندر گھر آ گئے تھے۔ کل سارا دن کی بھاگ دوڑ اور پھر ہاسپٹل کی خواری، دونوں ہی گھر آ کر سو گئے تھے۔ کالج سے دونوں نے ہی چھٹی کی تھی۔ دوپہر میں افشاں کھانا تیار کر کے خالہ بی کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھی، جبکہ سکندر کچھ دیر تو یوں ہی اپنے بستر پر لیٹا رہا تھا، پھر اٹھ کر نہایا دھویا، کھانا کھایا۔ وہ گھر سے نکل آیا تھا۔ کالج جانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ سیدھا ویمن ہاسپٹل پہنچا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا ذہن مسلسل لالا رخ کی ذات میں ہی الجھا ہوا تھا۔ لالا رخ ایک خوبصورت لڑکی تھی، لیکن خوبصورتی سے زیادہ سکندر کو لالا رخ کی سلجھی ہوئی فطرت اور رکھ رکھاؤ نے متاثر کیا تھا۔ وہ ہاسٹل آیا اور وارڈن سے ملاقات ہو گئی تھی۔ وارڈن خوش اخلاقی سے ملی تھی، اور جب سکندر نے لالا رخ سے ملنے کا کہا تھا تو وارڈن نے بتایا کہ وہ آج صبح ہاسٹل سے جا چکی ہے۔ اس کے گھر سے کوئی لینے آیا تھا، البتہ وہ سکندر کے نام ایک لفافہ وارڈن کو دے گئی ہے۔ لالا رخ نے خصوصاً تاکید کی تھی کہ یہ لفافہ سکندر سبحان احمد تک پہنچایا جائے۔ اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، مجھے کسی کو تمہارے پاس بھیجنا نہیں پڑا۔ بند لفافہ سکندر کو دیتے وارڈن نے کہا تو سکندر محض مسکرایا تھا۔ نہ جانے وہ کل کیا کہنا چاہتی تھی۔ سکندر کے اندر ملال جاگنے لگا۔ کیا تھا وہ کچھ دیر اور رک کر اس کی بات سن لیتا۔ دو بھیگی آنکھیں مسلسل یاد آتی رہی تھی۔ وہ رات بھر ڈسٹرب رہا تھا۔ وہ لفافہ لے کر وارڈن کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے چلا آیا تھا۔ گھر آیا تو افشاں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ سکندر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس نے لفافہ کھولا تو اندر سے سفید کاغذ پھسل کر گود میں گرا۔ کاغذ پر خوبصورت رائٹنگ میں الفاظ پھولوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔